हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखा। इसके बाद में राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात किया। आज नया टॉपिक है इसमें सेकंड चैप्टर में, पराक्सीसोम्स। पर ऑक्सीसोम पे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस पे खूब सारे पूछे जाते हैं, तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो क्लास स्टार्ट करें इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूं। यहाँ पे जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो उनको शायद ये बातें ना पता हूं, तो सब्सक्राइब तो चैनल को करना ही है। उसके अलावा हम बता रहे हैं आपको ये कि आपको रोज 7 PM पे, रोज 7 PM पे बॉटनी की लाइव क्लास मिलेगी। बॉटनी की लाइव क्लास होगी, लाइव ऑनलाइन क्लास। ठीक, तो आप सभी को 7 बजे, शाम को 7 बजे रेडी रहना है। लाइव क्लास में खूब मजा आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग जवाब देते हैं, उसका लाइव डिस्कशन होता है, जितने भी आपके डाउट रहते हैं सब क्लियर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, उसके अलावा आपको जो जूलॉजी है ना, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान की क्लासें रिकॉर्डेड बराबर मिलेंगी। ठीक, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, रोज का रोज क्लासें मिलेंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होंगे। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो क्लासें होंगी वो लाइव आपके लिए जाएंगे। ठीक है, उसका टाइम हम निर्धारित कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसमें बता देना कि कितने बजे आपको लाइव क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली चाहिए। तो हम साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्टियस डिजीज जो है हमारे सिलेबस में है वो सब पढ़ेंगे। इसके अलावा बॉटनी की भी हम रेगुलर क्लासें, 7 बजे क्लास तो चलेगी ही, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी डाल देंगे। ठीक है, तो घमासान तरीके से आपकी क्लासें चलेंगी। इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करिए बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री। क्या सर्च करना है? बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री। ठीक, बीएससी वर्ल्ड केमिस्ट्री। आपको एक दूसरा चैनल हमारा मिल जाएगा जो कि अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इस पे आपको केमिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा जिस चैनल पे आप देख रहे हो ये वीडियो, इस पे भी केमिस्ट्री के पिछले साल के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह खूब पढ़े हुए हैं, आंसर की पढ़ी हैं सभी यूनिवर्सिटी के, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है पैराक्सीसोम। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन खूब इससे पूछे जाते हैं। तो आसान भी है, आसानी से हम समझेंगे इसको, एक एक पॉइंट को, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या फंक्शन होते हैं इसके। ठीक है, तो पैराक्सीसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। देखो आपको मैं बता दूं, सिर्फ जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, नन मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? नन मेम्ब्रेनस। इसके ऊपर झिल्लिका नहीं होती कोई, यही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, कोशिका अंगक है, जिसपे कोशिका के ऊपर, इसके अंगक के ऊपर झिल्ली नहीं होती, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कौन झिल्ली आबद्ध नहीं है, तो आपको याद रखना राइबोसोम। किस पे? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, दो झिल्लियों से, जैसे कि बात करो तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक, तो ये सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। कैसे? इसमें दो मेम्ब्रेन चढ़ी होती है ऊपर, एक आउटर एक इनर। माइटोकॉन्ड्रिया भी हाल ही में आपको हम बताए थे, लेक्चर मिला होगा आपको। ठीक है, राइबोसोम पे कोई झिल्ली नहीं होती। तो जो पेरोक्सीसोम है, इस पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स है, that contain enzymes involved in a variety of metabolic reactions including several aspects of energy metabolism। मतलब ये जो पराक्सीसोम होता है ना आपका, पराक्सीसोम, पराक्सीसोम के लिए दो चीजें याद कर लो सीधे।
परऑक्सीसोम, हिंदी में भी इसको हम परऑक्सीसोम ही बोलते हैं। अभी आगे हिंदी में भी आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। ये सब टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक। तो परऑक्सीसोम जो होता है ना, ये स्मॉल होता है, स्मॉल सेल ऑर्गेनेल है, मतलब छोटा कोशिका अंगक है, कोशिका अंगक होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? इन एंजाइमों का काम होता है, एक तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेटाबॉलिक मतलब उपापचयी, उपापचयी जो रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंजाइम, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें इसका और क्या काम होता है, इसका जो सेकंड काम है, ये क्या करते हैं एंजाइम्स, H2O2 जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन मतलब हिंदी में बोले तो विघटन करवाते हैं, विघटन करवाते हैं। तो ये एंजाइम इसके जो हैं ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं दो। और वो तो बात याद ही रखनी है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए आप, इसमें चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। आपका जो क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, परऑक्सीसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर आता है स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझाइए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परऑक्सीसोम। ये आपका वही मान के चलो 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक, 3 मार्क्स में। तो परऑक्सीसोम क्या होता है, कोशिका द्रव्य में अनेक माइक्रोबॉडीज मिलती है। कोशिका द्रव्य जो हमारा होता है ना, उसमें कई सारे सूक्ष्म काय होते हैं, सूक्ष्म काय मतलब वही सेल ऑर्गेनल्स, परऑक्सीसोम कहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, परऑक्सीसोम कहते हैं। ये प्रायः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पाए देखो, जंतु और पादप दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होते हैं परऑक्सीसोम, लेकिन प्रायः मतलब ज्यादातर, मैक्सिमम किस में होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, जंतुओं में, जो माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम के बीच होते हैं। ये सूक्ष्म होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक, गोलाकार होते हैं, राउंड शेप में, एक परत वाली कला के बने होते हैं। देखो ये बार बार बात ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आता है, सिंगल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं, ये देखो ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सा डायग्राम आपके लिए मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे समझिए इसको। देखो ये है इसकी सिंगल मेम्ब्रेन, क्या है ये, सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन बनी हुई है, किसकी है, लिपिड बाइलेयर। और ये लिपिड भी कौन सा होता है, फास्फोलिपिड होता है, कौन सा, फास्फोलिपिड, मेनली इसमें फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब ये इस मेम्ब्रेन को इस तरह से अगर देखो तो ऐसे ऐसे ये लिपिड के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे, कोशिका की मेम्ब्रेन, उसी तरीके से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले परऑक्सीसोम की मेम्ब्रेन होती है, ठीक, सिंगल मेम्ब्रेन। तो कुछ इस तरीके से ये कंपोज्ड है, ठीक। अगर इतना काट के हम बाहर देखें, ठीक, तो इसी तरीके से आपको दिखेगा, ये सिंगल मेम्ब्रेन है आपकी, ये आपको याद रखना है। क्रिस्टलाइड कोर बीच में होता है, नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्रिस्टलाइड कोर प्रेजेंट हो। इसके अंदर जो होते हैं तो इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं,
एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पराक्सीसोम का जो बीच में द्रव भरा होता है ना, ये इसमें एंजाइम होते हैं बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैटेलेज एग्जाम्पल में आप उदाहरण लिख सकते हो कि कौन से एंजाइम होते हैं। इसमें कैटेलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। डायग्राम भी आपको बना लेना है, ठीक। तो हम फिर से वापस वहीं चलते हैं जहाँ पढ़ रहे थे। इसमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, अतः ये लाइसोसोम्स में भिन्न होते हैं। लाइसोसोम से भिन्न होते हैं। देखो लाइसोसोम में एंजाइम जो होते हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। वो जितनी भी बेकार व्यर्थ चीजें होती हैं सेल के अंदर, उन सब का क्या करते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं लाइसोसोम्स, ठीक। इनको आत्महत्या की थैली बोलते हैं, ठीक। सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है यहाँ से भी। और इनमें अधिक यूरिएज एंजाइम पाए जाते हैं। यूरिएज का ही एक पार्ट होता है ना, बताए थे यूरिएज एक पूरा ग्रुप है, इसमें कई सारे होते हैं, जैसे कैटेलेज एंजाइम बताया ना मैंने। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेलेज, ठीक। मुख्यतः इसमें यूरिएज एंजाइम होते हैं। पराक्सीसोम्स पादप की उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्राकाशिक श्वसन करते हैं, ठीक। फोटो रेस्पिरेशन, तो भैया जो पादप होते हैं ना, तो उसकी जो लीफ होती हैं, पत्तियां, वो तो फोटोसिंथेसिस हमेशा करती रहती है। लाइट होना चाहिए उसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वो बराबर कंटिन्यू करती रहती, तो उसमें बहुत सारा ये जो है पराक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं सेल्स में। इसकी खोज टोलबर्ट ने की थी। किसने किया था? टोलबर्ट ने। इनको ग्लाइकोलिक अम्ल ऑक्सीडेज कामा पर ऑक्सीडेज तथा कैटेलेज कामा डी अमीनो अम्ल ऑक्सीडेज, इनकी जो है इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक। मतलब भर के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इसके खोज की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री अगर इसकी देखोगे तो इसमें कई सारे साइंटिस्ट, डी डुए वगैरह भी इन्वॉल्व थे। एक और स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, उन्हीं डी डुए के साथ में, जो कि उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया था। तो इसमें जो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऑक्सीडेज है, परऑक्सीडेज, कैटेलेज, जो मैंने अभी बताया। पर परऑक्सीसोम में रवेदार पदार्थ भरा होता है, जो बीच में जैसे कि ऐसे बाइलेयर, आपकी एक लिपिड की बाइलेयर बनी थी, मेम्ब्रेन ना, बीच में क्रिस्टलॉइड कोर था, और ये जो आपका पदार्थ है ना, ये रवेदार दानेदार पदार्थ भरा होता है, वही बताया है। देखो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है आपको, तो इसमें रवेदार पदार्थ ग्रेन्युलर भरा होता है, और ये उच्च श्रेणी के पौधों, कवक तथा शैवाल की कोशिकाओं में भी मिलते हैं। मतलब जितने उच्च श्रेणी के पौधे हैं, इसके अलावा कवक हो गए, शैवाल हो गए, इनमें भी पाए जाते हैं। और जंतुओं की बात तो हम पहले ही किए थे, ठीक। जितने भी जंतु हैं, हम लोगों की जो सेल्स हैं उसमें भी पराक्सीसोम होते हैं। पराऑक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, उसको तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे देखो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं जूम करता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में तो आएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये ग्लाइकोजन बॉडी इस तरह से एकुमुलेट रहते हैं इसी के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखो, ये है परोक्सीसोम, ये पूरी सेल बनाई हुई ना, सेल के अंदर ग्लाइकोजन बॉडी दिखाई हुई, ये परोक्सीसोम को यहाँ पे दिखाया गया। ये राइबोसोम वगैरह है, मतलब ये पूरी सेल दिखाई गई। ये क्या है? ये सेल है, इसके अंदर परोक्सीसोम को यहाँ पे नोटिस किया गया है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ ये परोक्सीसोम, peroxisome structure are single membrane bound vesicle that are involved in energy metabolism and lipid biosynthesis। मतलब इसका और भी काम क्या होता है? लिपिड का बायोसिंथेसिस करवाते हैं, जैव संश्लेषण, लिपिड का जैव संश्लेषण करवाते हैं, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होते हैं। हियर वी डिस्क्राइब पेरोक्सिसोम स्टेन्स using organelles specific fluorescent fusion proteins in live cells और antibodies to peroxisome membrane proteins is fixed cell। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसको जूम कर लो तो अच्छे से आपको दिखाई देगा। Peroxisomes are organelles that sequester
डाइवर्स ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। ठीक, अभी देखना आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा फ्लो चार्ट, उसमें देखेंगे आप कि किस तरह से ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ठीक, सिग्नलिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेटिव जो पाथवे होता है ऑक्सीकरणीय पथ, हाउस्ड peroxisome इंक्लूड फैटी एसिड, बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है ना उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ना है। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल जो होते हैं ना, वसीय अम्ल, बीटा ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण जो होता है वसीय अम्ल का, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। which contributes to embryogenesis, embryogenesis, seedling growth and stomatal opening, मतलब जो पत्तियों में स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, जो रंध्र होते हैं ना स्टोमेटा, स्टोमेटा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, क्या बोलते हैं रंध्र, जो छिद्र होते हैं जिसके जो इस शेप में होते हैं ना, ऐसे इसके चारों ओर गॉड सेल्स लगी होती हैं इस तरह से। ठीक है, ये एक ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये कोशिकाएं हैं, इसकी बीच में एक छिद्र होता है जहाँ से एयर बाहर जाती है और अंदर आती है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है स्टोमेटा रंध्र। तो इसके ओपनिंग में भी पेरोक्सिसोम भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल बनते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके ओपनिंग के लिए। सीडलिंग ग्रोथ भी करवाता है, तो बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ आइए, आपको मस्त चीज दिखाते हैं। थोड़ा और डिटेल में अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। पेरोक्सिसोम्स आर स्मॉल, लगभग 0.1 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। माइक्रोमीटर समझते हो ना, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। तो कितने स्मॉल होते हैं, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर में होते हैं। सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलेज जिसको बोलते हैं, विद अ फाइन ग्रेन्युलर मैट्रिक्स, मतलब बहुत ही फाइन ग्रेन्युलर दानेदार मैट्रिक्स होता है, सराउंडेड बाय अ सिंगल बायो मेम्ब्रेन विच आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। तो ये पेरोक्सिसोम सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था। Compartmentalization creates an optimized environment to promote various metabolic reactions within peroxisome required to sustain cellular functions and viability of the organism। मतलब ये ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं भैया, जिसके बगैर एक जीव जीवित रह ही नहीं सकता है। सेल्स डेड हो जाएंगी अगर ये अपना काम बंद कर दे। पेरोक्सिडेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन ना करें, फिर भी जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं ना उनको ये खत्म करता है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं हमारे, तो सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको साफ करने में भी ये हेल्प करता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके काम है। द नंबर एंड साइज एंड प्रोटीन कंपोजिशन ऑफ पेरोक्सिसोम्स आर वेरिएबल एंड डिपेंड ऑन सेल टाइप एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब किसी एक सेल में राइबोसोम की संख्या कम भी हो सकती है, किसी में ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, पहली बात देखो नंबर, साइज और प्रोटीन कंपोजिशन जिससे ये बना हुआ है। ठीक, पेरोक्सिसोम का वेरिएबल होता है, भिन्न भिन्न होगा। डिपेंड ऑन द सेल टाइप, मतलब कोशिकाओं के प्रकार पे, कौन सी कोशिका है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, प्लांट कोशिका है या फिर एनिमल कोशिका है या कवक की कोशिका या शैवाल की कोशिका, इस पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा हम बात करें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसका वातावरण कैसा है, उस कोशिका का कहाँ रह रही है कोशिका, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे ब्रेन की सेल्स का काम कुछ अलग तरीके का रहता है, हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे
जो हमारे जीभ में इस टाइम पे होंगी सेल्स, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत एक्टिव होंगे, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा होती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग भी नंबर और साइज प्रोटीन कंपोजिशन का डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रेकर्स ईस्ट, जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है, ईस्ट आप लोग खूब पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है, 12th में भी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी मतलब ईस्ट, it has been observed that with good glucose supply only a few small peroxisome are present, इसमें बहुत कम और बहुत ही छोटे छोटे peroxisome पाए जाते हैं। In contrast, when the yeasts were supplied with long chain fatty acid, अब देखो पूरा कंसेप्ट यहीं छुपा हुआ है। फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन क्यों करवाया जाता है? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं, यहाँ ये देखो, आप लोगों को पूरी क्लास देखना चाहिए, देखते हैं मैक्सिमम लोग देखते हैं जो सीरियस है पढ़ाई को लेकर, वरना तो बहुत सारे चैनल हैं भैया, आते हैं 10 मिनट का लेक्चर बनाते हैं, पराक्सीसोम को इधर से उधर धोइया मार चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर सही ढंग से पढ़ना है, आप चाहते हो आपको नॉलेज हो, आगे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, कुछ करें आप भविष्य में, तो थोड़ा सा जो है 1 घंटा तो एक टॉपिक पे देना ही पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जो खाते पीते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहली बात कार्बोहाइड्रेट होता है, इधर समझिए, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, स्टार्च खाओगे आप, आलू खाते हो भाई, आलू में स्टार्च है, चावल में स्टार्च है, रोटी में भी स्टार्च है। ये स्टार्च हम तोड़ देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। इसके अलावा अगर आप सुक्रोज खा लिए, मान लो सुक्रोज खा लिए, तो वो भी ग्लूकोज में टूट जाएगा, और इसके अलावा फ्रक्टोज में टूट जाएगा, फ्रक्टोज। फिर जब ग्लाइकोलिसिस हम करवाते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस के माध्यम से जो फ्रक्टोज होता है, ये भी एक स्टेप आता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो सब ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो उससे बनते हैं 2 पाइरुवेट। क्या बनते हैं, पाइरुविक एसिड बोलो आप, पाइरुविक एसिड, या फिर आप बोलो पाइरुवेट। तो एक ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से 2 पाइरुवेट हमको मिलते हैं। इन पाइरुवेट जो मिले हैं, इनको हम क्रेब्स साइकिल में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में। इनको हम क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में ले जाते हैं, ठीक। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र में ले जाते हैं, तो वहां पे हमको क्या मिलता है, वहां से NADPH2, NADPH2 और FADH2 मिलता है, FADH2। इसके अलावा GTP मिलता है, एक GTP बराबर होता है ATP के, ठीक है। तो यहाँ से ATP मिल गया। बाकी ये जो हमको क्रेब्स साइकिल से मिला है, इसको हम फर्दर कहाँ लेके जाते हैं, इसको हम सीधा लेके जाते हैं ETC साइकिल में, ETC, ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक, जहां से हमको ये NADP और FADH2 जो है, ये हमको सीधा क्या देते हैं, ATP। और ATP से हमको क्या मिलती है, एनर्जी। मतलब आप जो चीज़ खाए थे कार्बोहाइड्रेट, तो उसको हम इस तरह से प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो खाते नहीं हो आप ऑयल भी तो खाते हो ना, सरसों का तेल, भाई तेली चीज़ें तो बड़ी अच्छी लगती है, बर्गर ठूसते हो, खूब खाते हो, ये सारी चीज़ें जो तेल होता है, चिप्स खाते हो। तो ये जो फैटी एसिड है आपका, फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक, इसके लिए स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक, मेटाबॉलिक पाथवे, उपापचयी पथ बोलते हैं हिंदी में, उपापचयी पथ, विशिष्ट उपापचयी पथ, विशिष्ट उपापचयी पथ होता है। इसमें हम क्या करते हैं,
जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन से हमको एनर्जी मिलती है। मतलब जो लिपिड है आपका, लिपिड लिपिड या जिसको हम फैटी एसिड बोलते हैं, उसका बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं। फिर हमको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, पाल्मिटिक एसिड हो गया, ठीक, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। इसके अलावा आप लिख सकते हो अरेकीडोनिक एसिड, अरेकीडोनिक एसिड। ठीक, तो बहुत सारे फैटी एसिड प्रेजेंट हैं, ठीक, जिनका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उनसे एनर्जी मतलब ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फैट के मेटाबॉलिज्म का, फैट के मेटाबॉलिज्म में पैराक्सीसोम भाग लेते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म जो फैट का होता है ना, इसमें पैरोक्सीसोम इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल था इसको समझिए भाई साहब आप अच्छे से। कहाँ गया वो? अच्छा, इसी में था ना। आइए नीचे आइए भाई साहब, ये जितना मैंने लिखवाया है आपको सब ये लिखना है और याद भी करना है। हाँ, यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? इन ब्रेकर्स ईस्ट मतलब सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट विद गुड ग्लूकोज सप्लाई, मतलब इसके पास ग्लूकोज ज़्यादातर ये यूज करता है। तो ग्लूकोज यूज करता है इसलिए इसमें ओनली फ्यू मतलब बहुत ही कम स्मॉल पेरोक्सीसोम्स आर प्रेजेंट, मतलब छोटे छोटे बहुत कम संख्या में पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वहीं हम बात करें, व्हेन ईस्ट्स वेयर सप्लाई विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ग्लूकोज की जगह पे वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड यूज कर रहा है। एज सोल कार्बन सोर्स अप टू 20 to 25 लार्ज पेरोक्सीसोम कैन बी फॉर्म्ड, मतलब वही पेरोक्सीसोम जो स्मॉल थे, फ्यू थे, नंबर में कम थे, वही जब आप फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड यूज करोगे ग्लूकोज की जगह पे, कार्बोहाइड्रेट की जगह पे, तब वहां पे पेरोक्सीसोम का नंबर बढ़ जाएगा और बड़े बड़े लार्ज और 20 से 25 पेरोक्सीसोम उसी सेल्स में काम करने लगेगी। ठीक है, तो ये फैटी एसिड के प्रेजेंस और अब्सेंस पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा, पेरोक्सीसोम्स या माइक्रोबॉडी बोलो आप, इसको माइक्रोबॉडी भी बोलते हैं, वेयर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अ स्वीडिश डिकोर्टल स्टूडेंट जे रोडिन इन 1954। दे वेयर आइडेंटिफाइड एज ऑर्गेनेल्स बाय द बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट, ठीक है, बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे क्रिस्टियन डी डुए। अभी मैंने आपको बताया था ना, डी डुए का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। इन 1967 डी डुए एंड को वर्कर्स, मतलब इनके साथ में भी जो कुछ साइंटिस्ट काम करते थे, डिस्कवर्ड दैट पेरोक्सीसोम्स कंटेन सेवरल ऑक्सीडेजेस क्या है? ये इंजाइम है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप होता है, एक इंजाइम का क्लास है ऑक्सीडेजेस। तो डी डुए और उनके साथ काम करने वाले साइंटिस्टों ने फर्स्ट टाइम बताया कि पेरोक्सीसोम में कई सारे ऑक्सीडेज इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एज वेल एज कैटेलेजेस आर प्रेजेंट इन्वॉल्व इन द डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू ऑक्सीजन एंड वाटर। मतलब अब इधर समझो, थोड़ा आपको हम बताते हैं। ये यहाँ पे इसमें जो ऑक्सीडेज इंजाइम होंगे, ऑक्सीडेजेस, ठीक, इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ H2O2 या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कैटेलेज इंजाइम की, कैटेलेज, तो कैटेलेज का क्या काम होता है?
ये डीकम्पोजिशन करवाता है। क्या करवाता है? डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, HP हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या करवाता है? डीकम्पोजिशन करवाता है। इन सभी एंजाइमों के बारे में, इन प्रोसेस के बारे में किसने सर्च किया था? डी डुवे और उनके साथ काम करने वाले साइंटिस्ट ने। ड्यू टू देयर रोल इन परऑक्साइड मेटाबॉलिज्म, मतलब परऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। डी डुवे नेम्ड देम परऑक्सीसोम। अब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है कि परऑक्सीसोम नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें मिलने वाले जो ऑक्सीडेजेज और कैटालेजेज एंजाइम होते हैं वो पर ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा था परऑक्सीसोम। रिप्लेसिंग द फॉर्मरली यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल टर्म माइक्रोबॉडीज, ठीक, तो इसके दो नाम हैं। इसके मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको माइक्रोबॉडी नाम दिया जाता है और इसके मेटाबॉलिक फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको परऑक्सीसोम बोलते हैं। लेटर इट वाज डिस्क्राइब्ड दैट firefly luciferase is targeted to peroxisomes in mammalian cells, जो स्तनधारी सेल्स होती हैं, ठीक, allowing the discovery of the important targeting signal for peroxisomes and triggering many advances in the peroxisome biogenesis field, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया। वैसे हमारे सिलेबस से ये बाहर है क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे नहीं पढ़ना है, जितना मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन एक बार आप देख सकते हो। देखो ये बीटा ऑक्सीडेशन के स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पे मान लो आपका फैटी एसिड FAS जो लिखा है ना, ये FAS जो लिखा है FAS का मतलब यही है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स मतलब वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, ठीक। तो जो वसीय अम्ल हैं आपके, उनका क्या हो रहा है? वसीय अम्ल जैसे ही इंटर करते हैं इसके अंदर तो बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, उससे बनते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। इसका जब आप बीटा ऑक्सीडेशन करवाओगे फैटी एसिड का, वसीय अम्ल का बीटा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इस फैटी एसिड से बनते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए बोले या फिर एसाइल कोएंजाइम ए भी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कोएंजाइम ए, COA का मतलब है कोएंजाइम ए, ठीक। एसाइल कोएंजाइम ए, फिर यहाँ पे देखो क्या बना है? एसिटिल कोएंजाइम ए। तो इस तरह से इसके अलावा और भी प्रोसेस कई होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका 3-मेथिल, यहाँ देखिए 3-मेथिल ब्रांच्ड फैटी एसिड्स, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, इसका जब अल्फा ऑक्सीडेशन हुआ है, ये बीटा ऑक्सीडेशन था, ये अल्फा ऑक्सीडेशन, तो बना है यहाँ पे 2-मेथिल ब्रांच्ड फैटी एसिड। अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन समझते हो? जैसे कि इधर देखो फैटी एसिड नाम है किसी चीज का, अगर फैटी एसिड नाम है तो मतलब उसमें कोई एसिडिक ग्रुप होगा। फैटी एसिड का फॉर्मूला आप जनरल फार्मूला जानते ही होंगे, RCOOH, ठीक है, यही होता है फैटी एसिड। अब ये R ग्रुप जो है इसमें कितने भी कार्बन हो सकते हैं, जैसे कि आप CH3 CH2 का होल 13 और COOH इस तरह से आप लिख दिए, ठीक। होल 13 मतलब समझते हो 13 CH2 लगे होंगे इसके बीच में, तो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसीलिए इसको फैटी एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड जो है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ अल्फा ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है। जैसे कि आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मान लीजिए COOH, इससे जुड़ा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और इसके साइड वाले को बीटा, फिर गैमा, इसी तरह की नेमिंग देते हैं। तो जब ऑक्सीडेशन इस वाले कार्बन पे होगा तो उसको बोलते हैं बीटा अल्फा ऑक्सीडेशन, जब बीटा कार्बन से रिलेटेड होगा तो उसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो यही सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही फंक्शन दिखाया गया है, आप लोग नोट्स में दे दूंगा, अच्छे से मन करे तो पढ़ लेना, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है कि आगे चलकर आपको हेल्प करेगा अगर अभी पढ़ लोगे तो।
ठीक, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, इसके फंक्शन के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। A major function of the peroxisome is the breakdown of very long chain fatty acid थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। मतलब जो मुख्य फंक्शन होता है पेरोक्सीसोम का वो यही होता है कि जो बड़ी बड़ी चेन वाले श्रृंखला वाले वसीय अम्ल है फैटी एसिड्स, बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू उनका ब्रेकडाउन करना। इन एनिमल सेल द लॉन्ग फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू मीडियम चेन फैटी एसिड्स व्हिच आर subsequently settled to mitochondria settled to mitochondria where they eventually are broken down to carbon dioxide and water. In yeast and plant cell this process is carried out exclusively in peroxisomes। मतलब हम लोगों में लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो ब्रेकडाउन होता है वो कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो जाता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं। लेकिन ईस्ट है या प्लांट सेल है, बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें ओनली पेरोक्सीसोम ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बात और करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। द फर्स्ट रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मेलोजन। प्लाज्मेलोजन क्या होता है? एक फैटी एसिड है। प्लाज्मेलोजन एक फैटी एसिड है। इन एनिमल सेल आल्सो अक्कर इन पेरोक्सीसोम्स। मतलब पेरोक्सीसोम में प्लाज्मेलोजन फैटी एसिड का निर्माण होता है। प्लाज्मेलोजन इज द मोस्ट अबंडेंट फास्फोलिपिड। देखो लिखा है ना, इन माइलिन। अब माइलिन क्या होता है? माइलिन शीथ आप पढ़े होगे, न्यूरॉन सेल। ठीक, न्यूरॉन सेल मतलब तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जो होती हैं कई प्रकार की होती है। एक तो होती है माइलिनेटेड, माइलिनेटेड, और दूसरे प्रकार की होती है नन माइलिनेटेड, नन माइलिनेटेड। ठीक, मतलब कुछ पे माइलिन शीथ चढ़ा होगा, कुछ पे नहीं होगा। तो ये माइलिन जो होता है ना, माइलिन, ये प्लाज्मेलोजन फास्फोलिपिड के द्वारा बनाया जाता है। तो डिफिशियंसी ऑफ प्लाज्मेलोजेंस कॉजेज प्रोफाउंड abnormalities in the myelination of nerve cells which is one reason why main peroxisomal disorders affect the nervous system। देखो समझो भाई, पेरोक्सीसोम का सिस्टम, अगर पेरोक्सीसोम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या आपके बॉडी की जो सेल हैं उसमें अगर पेरोक्सीसोम का नंबर कम है तो प्लाज्मेलोजन नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेगा? प्लाज्मेलोजन नहीं बनेंगे। अगर प्लाज्मेलोजन नहीं बनेगा, अगर देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, अगर पेरोक्सीसोम में कोई गड़बड़ी है, पेरोक्सीसोम में, तो आपका प्लाज्मेलोजन नहीं बनेगा। प्लाज्मेलोजन नहीं बनेगा तो माइलिन, माइलिन शीथ नहीं बनेगा। माइलिन शीथ नहीं बनेगा तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। ठीक, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। तंत्रिका तंत्र कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। ठीक है, कोई आएगा पीछे से सर पर चटाक से मारेगा, आपको सुनाई नहीं देगा, समझ रहे, पता ही नहीं चलेगा अगर तंत्रिका तंत्र नहीं काम कर रहा है। कोई तुमको आवाज़ दे रहा है, आपके न्यूरॉन काम नहीं कर रहे हैं, जान ही नहीं पाओगे। पेन उठाना है, हाथ बढ़ाओगे कहीं और जाएगा कहीं और, बोलना है कुछ और, जीभ से निकलेगा कुछ और। तो इस तरीके के काम होने लगेंगे। ठीक है, ये जो है सिस्टम आपका जो है काम वर्क नहीं करेगा अच्छे से। तो पेरोक्सीसोम्स आल्सो प्ले अ रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड्स। अब देखो भैया कितना इंपॉर्टेंट, बाइल जूस आप जानते हो ना, पित्त रस। तो पित्त एसिड जो होते हैं, पित्त अम्ल, बाइल जूस में मिले होते हैं बाइल एसिड्स, उनका भी फॉर्मेशन करवाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाइल एसिड्स इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये बाइल एसिड का काम है। अगर पेरोक्सीसोम अच्छा काम नहीं करेगा, बाइल एसिड की मात्रा कम होगी, तो आप जो फैट खाओगे उसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा फैट का। ठीक, फैट सोल्युबल जो विटामिन होते हैं उनका भी अवशोषण नहीं होगा, सच एज विटामिन ए, विटामिन के।
तो पैराक्सीसोम बढ़िया काम करेगा तो विटामिन ए और के कम खाओगे तब भी काम चलेगा। और विटामिन ए और के खींच के खा रहे हो, पैराक्सीसोम अंदर एक नहीं है तो कहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अवशोषित नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। स्किन डिसऑर्डर्स आर फीचर्स ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग पैराक्सीसोम फंक्शन एज अ रिजल्ट। ठीक, तो ये भी जो स्किन से रिलेटेड भी डिजीज देखने को मिल सकते हैं। अब आइए यहाँ पे थोड़ा बात हम करते हैं, पैराक्सीसोम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, द स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर एक्सक्लूसिवली इन मेमेरियन पैराक्सीसोम्स आर, जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फाइटेनिक एसिड, नंबर 2 है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसेचुरेटेड मतलब समझते हो, असंतृप्त, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहु असंतृप्त वसीय अम्ल। सारी चीजें मैं हिंदी में भी साथ में लिखता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आगे हम बात करें तो 4th नंबर है बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मेलोजन, ये मुख्य कार्य हैं। 5th है कंजुगेशन ऑफ कोलिक एसिड या चोलिक एसिड बोल सकते हो एज पार्ट ऑफ बाइल एसिड सिंथेसिस। ठीक, तो कोलिक एसिड ये भी क्या है, एक फैटी एसिड ही है। क्या है, फैटी एसिड्स ही है, जो कि बाइल एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसका जो है मान सकते हो कि प्रिकर्सर के जैसे होता है। अब आगे अगर हम बात करें तो पैराक्सीसोम कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जैसे कि अभी बताया था डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज या यूरिएज बोल सकते हो। हाउएवर द लास्ट एंजाइम इज एब्सेंट इन ह्यूमंस, मतलब यूरिक एसिड ऑक्सीडेज अगर ह्यूमन में एब्सेंट है तो क्या होगा, एक्सप्लेनिंग द डिजीज नोन एज गाउट। गाउट डिजीज पढ़े हो ना, गाउट, गाउट रोग, गाउट। भैया यूरिक एसिड जो होता है ना, यूरिक एसिड ऑक्सीडेज अगर नहीं होगा तो यूरिक एसिड जो बनेगा आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड बनेगा ना, यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल। और यही आगे चलकर क्या बनाएगा, यही आगे चलकर स्टोन बनाएंगे भैया, पत्थरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पत्थरी। और आज की डेट में लगभग 30 से 40% व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें क्या है, पथरी देखने को मिलती, पेट में पेन होता है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा। तो ये स्टोन का फॉर्मेशन भी इस तरीके से होता है। अगर यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है ह्यूमन के अंदर, ठीक, सेल के अंदर आपके पैराक्सीसोम में नहीं है, अगर पैराक्सीसोम का नंबर कम होगा तो यूरिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम भी कम होगा। और आप बराबर खा रहे हो यूरिक एसिड क्रिस्टल वाली चीज़ें, तो उसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, जब एंजाइम ही कम है तो ऑक्सीडाइज कौन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाते हैं और पथरी फॉर्मेशन होता है, कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड सर्टाइन एंजाइम्स विद इन द पैराक्सीसोम by using molecular oxygen removal hydrogen atoms from specific organic substrates in an oxidative reaction producing hydrogen peroxide। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन भी यहीं चलता है। अब थोड़ा सा और हम बात करते हैं, ये देखो एक डायग्राम है वही बीटा ऑक्सीडेशन का, इसको भी आप आराम से समझ सकते हो, मस्त मस्त डायग्राम आपके लिए लेके आया हूँ। ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड या फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, इसका आप बीटा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इसे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक, या अल्फा, देखो इधर से इसका अल्फा ऑक्सीडेशन किया गया है, इसका क्या किया गया है, बीटा ऑक्सीडेशन। और दोनों से मेन एटम क्या बनना है, मेन एटम ये बनना है। देखो यहाँ पे ये जो है एसिटिल कोएंजाइम ए, ये आपका क्रेब साइकिल में जब जाएगा ना तो ये क्या बनाएगा, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब आपका पैराक्सीसोम यहाँ पे खत्म होता है। तो आपकी जो क्लास है आज भी शाम 7 बजे होगी। ठीक, शाम को 7 PM पे क्लास होगी। रोज का रोज आपकी लाइव क्लास BSc फर्स्ट ईयर की जो है, BSc फर्स्ट ईयर, ठीक, 7 PM पे रोज क्लास आपकी लाइव होगी। जूलॉजी के लिए आप लोग जब बोलोगे, जो टाइम निर्धारित करोगे उसी टाइम पे हम लेंगे। तो बहुत दिनों से
बोलना चाहता था थैंक यू। आज मौका मिल गया है तो बोल दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को इस क्लास ज्वाइन करने के लिए। और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हम स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग।